Good afternoon, students. I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, रीवा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में पिछले कई दिनों से आपकी ऑनलाइन क्लासेस रन हो रही हैं। आई होप आपको हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू जो पढ़ाए गए टॉपिक्स हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट की। पिछले क्लास में मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट की। तो जब भी कोई एक्सपोर्टर डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, मींस डायरेक्ट एक्सपोर्ट में मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम खुद ही सारा काम करते हैं, दूसरे देश में जाके रिसर्च करते हैं, कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस का पूरा काम करते हैं, तब वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब कोई एक्सपोर्टर डायरेक्ट एक्सपोर्ट से एंटर नहीं कर पाता इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो किसका सहारा लेता है? इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि एक्सपोर्टर डायरेक्टली दूसरे देश में जानकारी हासिल नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, कस्टमर से नहीं मिलता है। इसमें वो इंटरमीडियरीज का यूज़ करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज़ करता है, जिनको मिडिलमैन के नाम से भी जानते हैं। इसमें पूरा कंट्रोल मार्केट में इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्टर का नहीं होता है। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में होता है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में डायरेक्ट कंट्रोल मार्केट में एक्सपोर्टर का नहीं होता है। तो आइए हम बात करते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग मिडिलमैन की। मिडिलमैन वो होते हैं जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम करते हैं। जैसे इसमें पहला है एक्सपोर्ट हाउसेस। एक्सपोर्ट हाउसेस का मतलब होता है कि इसमें एक्सपोर्टर डायरेक्टली दूसरे देश में सामान एक्सपोर्ट नहीं करता है। जो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं वो लोग सामान बनाते हैं, फिर इनसे जो इंटरमीडियरीज होती हैं वो उनसे सामान खरीद लेती हैं। फिर उस सामान को, उन प्रोडक्ट्स को हम नए ढंग से पैकेजिंग करना, पैकिंग करना, उनकी लेबलिंग करना, उनकी ब्रांडिंग करना, फिर देन हम उस सारे प्रोडक्ट्स को पूरी पैकिंग करके दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। इसमें डायरेक्टली सारा काम हमको नहीं करना पड़ता। इसमें एक्सपोर्टर केवल प्रोडक्ट्स को बनाता है, बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्ट हाउसेस की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोर्ट कमीशन हाउसेस की। एक्सपोर्ट कमीशन हाउस एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को मिलाने का काम करता है, जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट में पॉसिबल नहीं था। एक्सपोर्टर को खुद डायरेक्ट इंपोर्टर को कांटेक्ट करना पड़ता था, उन्हें सर्च करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट कमीशन हाउस में ये लोग अपना कमीशन लेते हैं, बदले में एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को मिलाने का काम करते हैं, एक्सपोर्टिंग के लिए भी और इम्पोर्टिंग के लिए भी। अब हम कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट कमीशन हाउस एक्सपोर्टर से कमीशन लेता है और उनके सामान को इंपोर्टर तक पहुंचाता है। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन हाउस या एक्सपोर्ट कमीशन हाउस एक काम और भी कर सकता है। इंपोर्टर से इसमें वो सामान मंगाता है जो अच्छे ब्रांड के, बेहतर टेक्नोलॉजी के सामान रहते हैं, और उनको कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज़ करके अपने डोमेस्टिक कंट्री में उन्हीं सामान को सेल करता है और बदले में पैसे कमाता है। इसके बाद हम बात करेंगे विजिटिंग बायर्स एंड रेसिडेंट बायर्स की। इसमें क्या होता है, जो इंपोर्टर्स होते हैं वो अपने लिए एक विजिटिंग बायर्स या रेसिडेंट बायर्स नियुक्त करते हैं। ये विजिटिंग बायर्स कहाँ से होते हैं? डोमेस्टिक कंट्री के ही लोगों को वो नियुक्त कर लेते हैं। ये डोमेस्टिक बायर्स या विजिटिंग बायर्स या रेसिडेंट बायर्स अपने इंपोर्टर के लिए काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? वो लोग हमारे ही देश में घूमते हैं और जो सामान उनको अच्छा लगता है, अपने इंपोर्टर के हिसाब से सही लगता है, उपयुक्त लगता है, उन सामान को वो खरीदते हैं और अपने इंपोर्टर तक सामान को पहुंचाते हैं। क्योंकि ये लोग इंपोर्टर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं तो इनको मालूम रहता है कि इंपोर्टर को किस तरीके का सामान चाहिए, किस क्वालिटी का सामान चाहिए, किस टेक्नोलॉजी का सामान चाहिए। तो ये काम इंपोर्टर के लिए डायरेक्ट विजिटिंग बायर्स करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपोर्ट ब्रोकर्स के, दलाल की। एक्सपोर्ट ब्रोकर्स क्या होते हैं? ये भी एक इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं, मिडिलमैन की तरह काम करते हैं। इसमें एक्सपोर्टर क्या करता है? ब्रोकर से कांटेक्ट करता है, ब्रोकर उसको इंपोर्टर से कांटेक्ट करवाता है और बदले में अपना ब्रोकरेज लेता है, अपनी दलाली लेता है और एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का कांटेक्ट करवा देता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट एजेंट।
अब इसमें क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो एक्सपोर्टर होता है, वो अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए एक एजेंट नियुक्त करता है। अब बात आती है कि ब्रोकर और एजेंट में क्या डिफरेंस होता है। ब्रोकर एक्सपोर्टर के लिए काम करता है, उसके सामान को दूसरे देश तक पहुंचाता है और बदले में अपना ब्रोकरेज लेता है। लेकिन एजेंट ऐसा नहीं करता है, एजेंट भी अपना कमीशन लेता है, लेकिन यहाँ पर वो हमारे सामान को अपने नाम से दूसरे देश में सेल करता है। कई सारे देशों में घूमता है, भ्रमण करता है और देखता है कि कौन से देश में वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर एजेंट अपने नाम से प्रोडक्ट्स को सेल करता है। इसमें मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर का कोई भी नाम इसमें नहीं रहता है। गवर्नमेंट एजेंसीज का भी काम कुछ एक्सपोर्ट हाउसेस जैसा ही होता है। गवर्नमेंट एजेंसीज इतना ज़्यादा क्यों काम कर रही हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके। अब जब एक्सपोर्टर डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है तो उनकी गवर्नमेंट एजेंसीज हेल्प करती हैं। वो लोग इनसे, एक्सपोर्टर से सामान खरीद लेती हैं, फिर उनको अपने नए ढंग से पैकेजिंग करके, पैकिंग करके, लेबलिंग करके, ब्रांडिंग करके और कई सारे देशों में उनको एक्सपोर्ट करती हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग मिडिलमैन के अलावा दूसरा जो तरीका है वो है कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कई सारे मिडिलमैन मिलके, कई सारे एक्सपोर्टर मिलके एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, जिसको हम सहकारी संगठन के नाम से भी जानते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इसमें कई सारे मेंबर्स मिलते हैं, साथ में प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उस प्रोडक्ट को दूसरे देश के हिसाब से नए ढंग से प्लान करते हैं और कई सारे देशों में ब्रोकर्स या एजेंट्स की हेल्प लेके उनको कई सारे देशों तक पहुंचाते हैं या सेल करते हैं और बेहतर ढंग से अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं और अपने देश में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। अगर लाभ है तो हानियाँ भी हैं। अब हम एडवांटेजेस की जब बात करते हैं, पहला है फ्री फ्रॉम एक्सपोर्ट अरेंजमेंट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरर सामान बनाता भी था, उनको दूसरी जगह लेकर भी जाता था, ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था करता था, इंपोर्टर तक भी पहुंचाता था और कस्टमर्स भी उसको ढूंढने पड़ते थे, सर्च करने पड़ते थे। ये सारे काम इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में नहीं होते हैं। एक पूरा का पूरा एक्सपोर्ट अरेंजमेंट इसको नहीं करना पड़ता है। ये सारे काम इंटरमीडिएरीज कर सकती है, ब्रोकर्स कर सकते हैं, एजेंट्स कर सकते हैं। इसका केवल काम होता है दूसरे देश के हिसाब से प्रोडक्ट को प्लान करना, प्रोडक्ट को इनोवेट करना और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना। इकोनॉमी इन एक्सपेंसेस, अब इसमें हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की, बहुत ज़्यादा पूंजी की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल हमने सामान बनाया, एजेंट से या ब्रोकर से कांटेक्ट किया या इंटरमीडिएरीज हायर किए और उनसे हम दूसरे देश तक सामान को पहुंचा सकते हैं। अब इसके बाद है बून फॉर स्मॉल एंड न्यू इंस्टीट्यूशंस। अब डायरेक्ट एक्सपोर्ट में पैसा हमारा बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत कैपिटल की हमको ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कैपिटल उसके पास नहीं है, लेकिन उसको एक्सपोर्ट करना है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो जो छोटे और नए इंस्टीट्यूशंस हैं, नए बिजनेस प्रेमाइसेस हैं, वो लोग भी इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस का डेवलपमेंट करना, उसका एक्सपेंशन करना, उसमें नए नए बदलाव करना, ये भी सारी चीज़ें पॉसिबल है जब उनके पास रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू कैसे आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट से, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, ना केवल अपने देश में, अपने देश से बाहर निकल के भी। अब इसके बाद है नो नीड ऑफ लार्ज कैपिटल। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कैपिटल की या बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इसके बाद बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है हानियाँ। अब इससे हमको नुकसान क्या क्या होते हैं, नो नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स एप्टीट्यूड, फेस्टेशंस एंड रिएक्शंस। अब इसमें मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट इंपोर्टर से नहीं मिलता है, नहीं बात कर पाता है, उसके बीच में इंटरमीडिएरीज होते हैं, तो उसको कस्टमर के रिएक्शंस की, कस्टमर्स के एप्टीट्यूड के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहता है। लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, लोगों का क्या रिएक्शन है, प्रोडक्ट्स उनके हिसाब से हैं कि नहीं है, उनको क्या क्या प्रोडक्ट्स में फीचर्स चाहिए, वो अपने प्रोडक्ट में फीचर्स दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, नहीं पॉसिबल हो पाता। मोर डिपेंडेंस ऑन मिडिल मैन। अब सारा काम इसमें 90% काम तो मिडिल मैन का होता है।
तो ज़्यादातर जो डिपेंडेंस होती है वो किसके ऊपर होती है, मिडिलमैन के ऊपर होती है, क्योंकि इसमें एक्सपोर्टर केवल और केवल प्रोडक्ट्स को बनाता है। एक्सपोर्ट करने का काम, अरेंजमेंट करने का काम, सर्विसेज देने का काम पूरा का पूरा किसका होता है, मिडिलमैन का होता है। तो इसमें पूरी तरीके से डिपेंडेंस किस पे होती है, मिडिलमैन पे होती है। पर इस बार हम बात करेंगे इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस की। तो इसमें जो एक्सपोर्ट की प्राइस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कारण मिडिलमैन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जितने ज़्यादा इंटरमीडिएरीज, उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इनस्टेबिलिटी इन बिजनेस, इसमें बिजनेस में भी इनस्टेबिलिटी रहती है, अस्थिरता रहती है। कारण क्योंकि हम इसमें मिडिलमैन पर डिपेंडेंट हैं। अब जरूरी नहीं कि मिडिलमैन हमारे पास हर समय हैं, अभी हैं, नहीं हैं, कल को हो सकता है रहेंगे या बीच में छोड़ के चले जाएंगे। तो इसमें बिजनेस में अस्थिरता रहती है, स्थिरता नहीं रहती है। एंड लास्ट, इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट का मतलब है कि हम जब प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग करने के बाद हमको कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी होती हैं, लेकिन एक्सपोर्टर यहाँ है, इंपोर्टर दूसरे देश में, और बीच में मिडिलमैन है, तो हम आफ्टर सेल सर्विसेज उनको कैसे देंगे? सेल होने के बाद भी कुछ हमको सर्विसेज देनी होती हैं, तो ये सारी सर्विसेज हम नहीं दे पाते हैं। तो कुछ हद तक हमारा इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट इनएप्रोप्रिएट भी रहता है, अनुपयुक्त भी रहता है। तो ये सबसे बड़ी हानि है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट की। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप मेरा लेक्चर आज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।